हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 17 अगस्त का द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं SSLV के बारे में, जिसको रिसेंटली इसरो ने इसकी डेवलपमेंटल टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट की है। SSLV क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब एक छोटा सा लॉन्च व्हीकल है जिसके थ्रू हम छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं स्पेस के अंदर। रिसेंटली इसकी डेवलपमेंटल फ्लाइट है उसको कंप्लीट किया गया है, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल के थ्रू EOS-07 और SR-0 ये दो सैटेलाइट्स को रिसेंटली हमने अपने लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया है। ठीक है, हमने डाला है बेसिकली। ऑलराइट, SSLV की बात करें, ये इसरो का सबसे छोटा लॉन्च व्हीकल है, सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट लॉन्च व्हीकल है, जिसके थ्रू एक कॉस्ट इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिलता है इसरो को छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का। नाउ ये इतना छोटा है कि इसको आप बहुत आसानी से रैपिडली असेंबल भी कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, मतलब कि इसके सारे पार्ट्स को आप अलग अलग करके इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, और उसके बाद जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है उसको आप इजीली असेंबल कर सकते हैं और उसको एक लॉन्च व्हीकल की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो ये ऑलमोस्ट 500 kg तक का जो पेलोड है उसको लेकर के ट्रैवल कर सकता है और लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुँच सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसरो ने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से बना दिया है। अब इसरो का प्लान ये है कि वो इस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना चाहता है, सो दैट प्राइवेट सेक्टर इसका सही इस्तेमाल कर सके। प्राइवेट सेक्टर क्या है, छोटे छोटे जो भी सैटेलाइट के मिशन है उसको यहाँ पर बनाएं और उसको लॉन्च करें स्पेस के अंदर, सो दैट इंडिया जो है कंपैरेटिवली स्पेस के जो सेक्टर है उसमें भी अपने आप को जो डोमिनेशन है उसको शो कर सकें। नाउ EOS-08 ये बेसिकली मेन पेलोड है इस पर्टिकुलर मिशन का, जो कि एक ऑलमोस्ट 175 kg इतना वेट वाला एक सैटेलाइट है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है। इसका मेन एम क्या होगा? इसका मेन एम होगा बेसिकली अर्थ को ऑब्जर्व करना, डिजास्टर को मैनेज करना। नो कैसे कर सकता है? EOS-08 नाम के सैटेलाइट के अंदर बेसिकली एक EOIR नाम का एक बेसिकली पेलोड है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल और इंफ्रारेड के जो रेंजेस है, वेवलेंथ है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ में वो बेसिकली इमेजेस खींचेगा अर्थ के, डे में भी और नाइट में भी। इसके कारण क्या होगा? हम एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर पाएंगे, स्पेशली डिजास्टर्स के टाइम में। हम एक एनवायरमेंटल को अपने प्रॉपर्ली मॉनिटर कर पाएंगे, हम देख पाएंगे कहाँ पर कितने ग्रीनरी है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर जो डिजर्टिफिकेशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। और इन सब चीज़ों के कारण बेसिकली हमारा जो ओवरऑल एनवायरमेंटल एप्लीकेशन है सैटेलाइट्स के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ ही साथ जो डिफेंस फील्ड है, यानी कि जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस है, वहाँ पर भी जो SSLVs है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, बिकॉज वो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के थ्रू जो डिफेंस के थ्रू हमें जो नज़र रखनी है, सर्विलेंस करनी है बॉर्डर एरियाज़ की, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नाउ SSLV जो है वो ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। एंड दैट इज़ वाई आपको कोई बहुत बड़े रॉकेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बहुत ही कम बजट में अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएंगे। नाउ USA ने भी अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया है जिसका नाम रखा है रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन। चाइना ने बनाया, उसका नाम रखा है लॉन्ग मार्च 11। सो सिर्फ इंडिया अकेला नहीं है जिसने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाए हैं, रादर US, चाइना, ये सारी कंट्रीज जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सो उम्मीद करता हूँ SSLV के बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ हम गीता गोपीनाथ के बारे में बात करने वाले हैं। गीता गोपीनाथ ने क्या कहा है इंडियन इकोनॉमी में, वो समझते हैं। गीता गोपीनाथ कौन है? तो आपने सुना है जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनकी फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो गीता गोपीनाथ है, एंड शी इज़ इंडियन बॉर्न। तो उन्होंने रिसेंटली क्या बोला है? देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला है जो ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 3 से 3.2% के आसपास में रहेगा, और यहाँ पर वो स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट के आसपास रहने वाला है। नाउ जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, बिकॉज जो हमारा ग्लोबल ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है धीरे धीरे। सेकेंड ये बोला है ग्लोबली काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है, मतलब जो महंगाई है उससे लड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो डेवलपिंग इकॉनमीज़ है इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पर जो महंगाई से लड़ने की बात है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इन्फ्लेशन को और ज़्यादा बेटर तरीके से फाइट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की बात करें तो उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की इकॉनमी है वो ऑलमोस्ट 7% की ग्रोथ रेट से रन करती रहेगी, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इन्फ्लेशन, राइजिंग फूड प्राइसेस, एक फिस्कल पॉलिसी के अंदर बैलेंस्ड, ये सब चीज़ों को हमें प्रॉपर्ली मैनेज करना होगा। बिकॉज अगर हमने इन्फ्लेशन को या फूड प्राइसेस को मैनेज नहीं किया तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमी का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया तो हम इस चीज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकते हैं।
सेकंड, उन्होंने बोला जॉब क्रिएशन को इंक्रीज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है भारत के अंदर राइट नाउ, बिकॉज इंडिया के अंदर जो लेबर फोर्स डिमांड है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, बट जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स अवेलेबल है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। एंड दैट इज वाई उन्होंने बोला है कि सिर्फ कुछ सेक्टर के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, अदर एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी रखनी होगी। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल सेक्टर्स में आपको एक साथ जॉब क्रिएट करने होंगे सो दैट लोग जो है उनको यहाँ प्रॉपर्ली जॉब्स मिल सकें, राइट और इतने जॉब्स मिल सके कि जो हमारा इकोनॉमी है उसमें जो मोमेंटम है वो लगातार सस्टेन्ड रहे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बढ़ता रहे। इसके लिए दो चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। उन्होंने बोला है पहला है एजुकेशन और दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। अगर हम इन दो चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं तब जाकर हमारा जो वर्कफोर्स है उसको सही तरीके से स्किल कर सकते हैं, सही तरीके से उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। उन्होंने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल जो है वो एक मिक्स्ड बैग की तरह होता है। एक तरफ वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, बट वहीं दूसरी तरफ उसके रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली वो वर्कर्स को डिस्प्लेस कर सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकता है। लेकिन गीता गोपीनाथ जी ने ये कहा है कि हमें ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज को कुछ इस तरीके से अडॉप्ट करने की कि हम सिर्फ एआई के बेनिफिट्स को देखें, जो भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको हम मिनिमाइज़ करें, उसको हम कम से कम अपने सामने आने दें, और जो उसके बेनिफिट्स है उसको हम लगातार इंक्रीज करते रहें। और इंडिया जो कि ग्लोबल मार्केट से बहुत पास है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है ग्लोबल मार्केट में, ऑब्वियसली उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि ग्लोबली ट्रेड कैसा हो रहा है। अगर ट्रेड ग्लोबली अच्छा होगा तो इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इसलिए हमें भी यहाँ पर फोकस करना होगा सप्लाई चेन को और ज़्यादा रेजिलेंट बनाने में, जो ग्लोबल ट्रेड है उसको और ज़्यादा बेटर करने में, राइट। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ भी हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रशिया यूक्रेन वॉर आप देख रहे हैं, इजराइल हमास वॉर आप देख रहे हैं, बांग्लादेश का क्राइसिस आप देख रहे हैं, श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस आप जानते हैं। ये सब कहीं ना कुछ रिस्क पोज कर सकते हैं इंडिया के लिए, बट अल्टीमेटली इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक और इंडिया को सही तरीके से अपने स्टेप्स को लेने की जरूरत है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ पर हम जम्मू कश्मीर के काफ़ी दिनों के बाद, जो काफ़ी सालों के बाद जो असेंबली पोल्स होने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो 2014 में लास्ट इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद 2019 में जो इलेक्शंस होने वाले थे उससे पहले ही आर्टिकल 370 को वहाँ पे एब्रोगेट कर दिया गया था, जिसके तहत जो भी जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था उस पर्टिकुलर स्टेटस को एब्रोगेट कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया था दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। नाउ फिर से एक बार बात की जा रही है सितंबर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस करवाने की और फिर से एक बार उसको स्टेटहुड प्रोवाइड करने की। समझते हैं जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था और बाइफरकेट किया गया था जम्मू कश्मीर को, उसके बाद क्या इंपैक्ट आया था उसका जम्मू कश्मीर के ऊपर। पहली चीज़ तो उस टाइम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबको डिटेन कर लिया गया था कहीं ना कहीं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्टी हुआ करती थी जम्मू कश्मीर के अंदर, फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट पर डाल दिया गया था। इसके अलावा जितने भी ये लीडर्स थे ना, ऑब्वियसली लगातार जो पॉलिटिकल चेंजेस जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं उसके कारण वो अपनी फुटिंग वहाँ पर संभाल नहीं पा रहे हैं, मतलब वो अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ पर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर न्यू पार्टीज इमर्ज हो रही हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जो कि गुलाम नबी आज़ाद जो कि पहले कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की एक पार्टी बनाई है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, और अब वो उस पर्टिकुलर पार्टी को अपलिफ्ट कर रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रही है। साथ ही साथ एक गुपकर डिक्लेरेशन हुआ था जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था, हटाया गया था, तो उसके बाद कुछ रीजनल पार्टीज जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये सब साथ में आती है। उन्होंने बोला कि हम एक गुपकर अलायंस बनाते हैं। गुपकर अलायंस का पहले जो नाम हुआ करता था उसका नाम था पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, उसी को चेंज करके उन्होंने गुपकर अलायंस कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारा एम ये है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना है और जितने भी जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस थे उन सबको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्री अगस्त 2019 के स्टेटस पे लेके जाना है। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ काम नहीं कर पाई बिकॉज बहुत सारे इंटरनल डिविजन्स होने लगे इस पर्टिकुलर अलायंस के अंदर, बहुत सारी स्ट्रेटजीज थी जो कि काम नहीं की, एंड दैट इज़ वाई। और जैसा हमने पहला पॉइंट देखा, बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट पे डाल दिया गया था। बिकॉज ऑफ दिस ये पर्टिकुलर गुपकर अलायंस जो है वो सही तरीके से अपलिफ्ट नहीं हो पाया और वो फेल हो गया। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले, वोटर डायनामिक्स लगातार चेंज हो गया है। अब जो पहले जो इश्यूज हुआ करते थे वो हुआ करते थे कि हम आपका स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो वोटर्स का जो अपीलिंग पॉइंट है, जो एम्फोसिस है, वो डेवलपमेंट के ऊपर है कि हम आपको डेवलपमेंट देंगे अगर आप हमें वोट दोगे तो, हम आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो अब हम कहीं ना कहीं जो पहले रीजनल इंस्टेबिलिटी थी उससे हट करके हम एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पर हम 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में हर साल ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, इस साल किसको दिया गया है? तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको दिया गया है? आतम, जस्ट रिमेंबर आतम नाम की मूवी है, उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है लीडिंग रोल में वो ऋषभ शेट्टी, कंतारा मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो मेन एक्टर थे, लीड एक्टर थे, उनको ही यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए यहाँ पर दो डिफरेंट एक्ट्रेसेस को चूज किया गया है। पहली है नित्या मेनन, जिन्होंने एक मूवी की थी
तिरुचित्रम्बलम, ये जो मूवी की थी नित्या मेनन ने, इसके लिए इनको एक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। साथ ही साथ इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया मानसी पारेख के साथ। मानसी पारेख ने गुजराती मूवी की थी कच्छ एक्सप्रेस, तो इन दोनों ने यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है उसको शेयर किया है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें, सूरज बरजातिया जो है, जिन्होंने एक मूवी बनाई थी ऊंचाई, उस चीज़ के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर में ए आर रहमान को अवार्ड मिला है, जिन्होंने दो डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड जीता है। पहला बेस्ट सॉन्ग में जीता है, जहाँ पे उन्होंने पोनियन सेल्वन पार्ट 1 जो मूवी है, अगर आपने देखी होगी तो इसमें कुछ सॉन्ग्स उन्होंने लिखे थे उसके लिए। और सेकंड अवार्ड उन्हें मिला है बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 दैट इज शिवा, उस पर्टिकुलर मूवी में उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता जी को मिला है, जिन्होंने ऊंचाई मूवी में काम की थी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो है वो मर्मर्स ऑफ द जंगल, एक मराठी मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली, उसको मिला है। अब देखो, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है 1954 में स्टार्ट हो गए थे, जिसको डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का पार्ट है, वही इस चीज़ को प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई और ये स्टेट पीसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नो, बात करते हैं थाईलैंड के न्यू पीएम की। थाईलैंड की न्यू पीएम चूज की गई है पेंटोंगट्रान शिनावात्रा, और ये कंट्री की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, जो कि 37 ईयर ओल्ड्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। जो भी सामान वगैरह एक्सपोर्ट किया करता था यूरोप में, उसका रूट लगातार इंडिया चेंज कर रहा है, और रिसेंटली इंडिया ने एक लॉन्गर रूट को पकड़ा है, जो कि बहुत लंबा है। और हम क्या है, अब हम पूरे का पूरा अफ्रीका घूम के जा रहे हैं। पहले हम कैसे जाया करते थे, पहले हम डायरेक्टली जो हमारा स्विस कनाल था उसके थ्रू जाया करते थे, तो इंडिया जो बीच से निकल जाया करता था और यूरोप पहुंच जाता था। लेकिन अब हमने वो रूट हटा करके अब हम एक लॉन्ग रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, केप ऑफ गुड होप का। क्यों? पहली चीज़ तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हैं, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट भी सेम उसी रीजन के अंदर हो रहा है। एंड उसके कारण क्या हो रहा है, यूरोप के पास जो डिपेंडेंस है फ्यूल की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यूरोप को नीड है फ्यूल की, लेकिन यूरोप अब रशिया से फ्यूल खरीद नहीं रहा, बिकॉज ऑब्वियसली रशिया वॉर के अंदर वो है इन्वॉल्व है। दैट इज़ वाई इंडिया एक ऑल्टरनेटिव सप्लायर की तरह इमर्ज हुआ है, और इंडिया ने काफ़ी सारा फ्यूल जो है, पेट्रोलियम वगैरह सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है यूरोपियन कंट्रीज़ को। सेकंड, आपने देखा होगा रेड सी के आसपास में, मतलब जो जहाँ पर बेसिकली स्विस कनाल है, वहाँ पर हाउदी रेबल्स ने बहुत सारे शिप्स पे अटैक कर दिया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सेफ्टी थी शिप्स की, वो वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रही थी, और उसी चीज़ के कारण यहाँ पर देखा गया है कि सिक्योरिटी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इंडिया ने ये डिसाइड किया कि अब हम लॉन्ग रूट इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, ये लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद यहाँ पर जो ओवरऑल कॉस्ट डायनेमिक्स है वो कंपैरेटिवली फेवर में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम स्विस कनाल से जा रहे हैं और अगर शिप पे अटैक हो जा रहा है, तो पूरे का पूरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जीरो हो जा रहा है। अब अगर हम अफ्रीका के को पूरा का पूरा क्रॉस करके जा रहे हैं, तो भले ही वो टाइम लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट सामान जो है वो सही तरीके से सही जगह पहुंच जा रहा है, तो जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो वहाँ पर डिक्रीज नहीं हो रहा है। राइट? अगर आप मार्केट डायनेमिक्स की बात करें, तो यूरोप के अंदर फ्यूल्स का मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है। इंडिया भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह है, और इंडिया यहाँ पर कम्पीट कर रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, बिकॉज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो भी यहाँ पर फ्यूल सप्लाई करती है यूरोपियन कंट्रीज़ को, और इंडिया भी फ्यूल सप्लाई कर रहा है। राइट? इसके अलावा रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लग गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, उसके कारण रशिया से उन्होंने पेट्रोलियम खरीदना बंद कर दिया है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया को एक चांस मिला है इस पर्टिकुलर मार्केट को कैप्चर करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का एआई मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, और किस तरीके से इंडिया ने जीपीयू जो होते हैं, ग्राफिक कार्ड्स जो होते हैं, उसको यहाँ पर खरीदने की बात की गई है। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा टेंडर दिया है, जहां उन्होंने बोला है 1000 से ज़्यादा जीपीयूज जो है, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, मतलब ग्राफिक कार्ड बनाने वाली जो यूनिट्स है, वो इंडिया के एआई मिशन के अंदर उसको बनाया जाएगा। एम क्या है? इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को इंप्रूव करना है एआई के रिसर्च में, एआई के डेवलपमेंट में और एआई के एप्लीकेशन में। बहुत सारे स्टार्टअप्स, एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है। नाउ, अगर ये जीपीयूज हमारे पास सही तरीके से आ गए और इसने सही तरीके से काम करना इस्तेमाल कर दिया, तो जो भारत का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से अपलिफ्ट कर सकते हैं। अब देखो, इंडिया जो है बेसिकली एआई टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहता है, इनोवेट करना चाहता है, एंड दैट इज़ वाई जो रिसेंटली यूनियन बजट आया था उसके अंदर भी 51 करोड़ रुपए जो है वो इंडिया के एआई मिशन के लिए दिया गया था, और उसी के अंदर से हमने जीपीयू खरीदे हैं यहाँ पर रिसेंटली। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। जीपीयू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो लार्ज स्केल कंप्यूटेशन को बेसिकली कंट्रोल कर सकता है, वो उसको हैंडल कर सकता है। एक नॉर्मल कंप्यूटर जो है, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्रैश कर जाएगा, बट अगर एक जीपीयू की बात करें तो वो लार्ज स्केल कंप्यूटेशन को यहाँ पर कहीं ना कहीं हैंडल कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। ये एक साइंस का न्यूज़ है, जहाँ पर ये मालूम चला है कि जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उसके कारण जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। तो रिसेंट स्टडी ये बोलती है कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हो गए, और जो रात भर जलाए जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, जो आसपास की लीव्स होती हैं जिसके ऊपर वो स्ट्रीट लाइट पड़ते हैं, वो लीव्स बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, और वो टफ होने के कारण इंसेक्ट्स जो हैं उस पर्टिकुलर लीव से नेक्टर को ले नहीं पाते हैं। नाउ, इसके कारण बहुत सारा इकोलॉजिकल इंपैक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली जो हर्बीवोर इंसेक्ट्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी डाइट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपैक्ट हो रही है।
देखो समझो, जो आर्टिफिशियल लाइट है उसके एक्सपोज होने के कारण जो लीव्स है वो टफ हो जा रहे हैं और उसके अंदर जो बेसिकली अपने डिफेंस की कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जा रहे हैं। वो चीज़ होने के कारण क्या है, जब भी कोई इंसेक्ट आकर प्लांट के ऊपर से आकर नेक्टर लेने की कोशिश कर रहा है तो प्लांट बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है और उस इंसेक्ट को वो नेक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई वो जो हर्बीवोर बेसिकली इंसेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है, उनका डाइट लगातार शिफ्ट हो रहा है। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज ALAN, यानी कि आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको एक लाइट पॉल्यूशन का मेजर सोर्स माना जाता है। रात भर जो स्ट्रीट लाइट जलती है वो एक लाइट सोल्यूशन का पार्ट है, जिसके तहत अर्बन एनवायरमेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे जाते हैं अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तो। इसके अलावा एक टर्म है फोटो पीरियोडिज्म। देखो, फोटो मतलब होता है लाइट, पीरियड मतलब होता है टाइम, राइट। तो बोल रहा है कि प्लांट्स जो है नॉर्मली तो लाइट का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, बट अगर यही जो लाइट जो है वो एक्सेसिव हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ना स्टार्ट हो जाए, तो उसके कारण जो फोटोसिंथेसिस से काम है वो इंटरफेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ तो लीफ टफ हो जाएगा, बट साथ ही साथ उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग साइकिल जो है वो भी कहीं ना कहीं खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गया। लेट्स टॉक अबाउट पनामा कनाल और किस तरीके से वहाँ पर पानी कम होने के कारण बहुत ज़्यादा शिप्स जो है उनका रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गया है। देखो, शिप्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि वो पनामा कनाल के अंदर से पास नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज पनामा कनाल में पानी नहीं है, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। देखो, पनामा कनाल जो है वो बेसिकली अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है और माना जाता है ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे 36 से 38 शिप्स जो है 36 से 38 शिप्स जो है वो उसके थ्रू पास करती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड पनामा कनाल काम कैसे करता है। ये एक सिस्टम ऑफ लॉक्स के थ्रू काम करता है, जहाँ पर एक तरफ देखो, जैसे मान लो अगर ये एक पर्टिकुलर कनाल है तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर देखो, मान लो जैसे ऐसा है, तो यहाँ पर आके शिप खड़ी हो जाती है, उसके बाद शिप का जो इंजन है उसको बंद कर दिया जाता है और ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसके थ्रू ये शिप को यहाँ पर लाया जाता है। उसके बाद ये एक लेक है, गैतूम लेक, इस गैतूम लेक के थ्रू इस शिप को आगे बढ़ाया जाता है और फिर से एक बार यहाँ पर उसको उतार दिया जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। तो ये बेसिकली सिस्टम ऑफ लॉक्स पे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, सिस्टम सबसे पहले रेस करता है शिप्स को गातून लेक पे। तो गातून लेक ध्यान रखिए, गातून लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछ सकता है कि गातून लेक किस चीज़ से रिलेटेड है, और फिर उसको सेकंड साइड पे लोअर कर दिया जाता है। नाउ जो गातून लेक पे बेसिकली शिप को ऊपर और नीचे करते हैं, उसका मेन चीज़ जो चाहिए होता है उसके लिए वो है वाटर, पानी चाहिए होता है उस चीज़ के लिए। देखो, अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 200 मिलियन लीटर पानी चाहिए होता है एक वेसल को ऊपर उठाने और उसको नीचे करने में। तो अगर वहाँ पर बारिश ही नहीं होगी, मतलब पनामा कैनाल के आसपास में, और वहाँ पर पानी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वाटर सप्लाई जो है, वाटर लेवल जो है गातूम लेक का वो रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होने के कारण ऑब्वियसली जो वहाँ पर शिप्स हैं वो उसको प्रॉपर्ली सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कैनाल अथॉरिटीज़ है, पनामा कैनाल की जो अथॉरिटीज़ है, उन्होंने नंबर ऑफ शिप्स के ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और साथ ही साथ ये भी लगाया है कि जो शिप्स आ भी रही है ना, उस पर्टिकुलर शिप्स का भी यहाँ पर प्रॉपर्ली सारे का सारा सामान लेके नहीं आ सकती, उनको भी अपना एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कार्गो लेकर आ सकती है और ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, एक वेसल को अपलिफ्ट करने में और उसको डाउन करने में 200 मिलियन लीटर तक का पानी लगता है और वही पानी यहाँ पर कंपैरेटिवली कम हो गया है। नाउ जो यहाँ पर रिसर्च किया गया है उसके तहत ये मालूम चला है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण यहाँ पर पानी कम हुआ है, क्योंकि वेदर पैटर्न्स लगातार चेंज हो रहे हैं। बारिश का जो प्रेसिपिटेशन का जो एंगल्स हैं वो लगातार रिड्यूस हो रहे हैं, बारिश ही नहीं हो रही है। उसके कारण क्या हुआ है, पिछले 10 साल से बारिश ना होने के कारण वहाँ पर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है पानी। सॉल्यूशन क्या है? देखो, वहीं पर पास में एक रियो इंडियो रिवर है, उसी रियो इंडियो रिवर के ऊपर हम एक डैम बना सकते हैं जहाँ पर पानी को स्टोर करके रखा जाएगा और जब भी जरूरत हो तो वहाँ पर गातूम लेक के अंदर पानी डाला जाएगा। बट वंस अगेन, रियो इंडियो रिवर के पास अगर डैम बनाएंगे तो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन चल रहा है। साथ ही साथ सेकंड यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है वाटर को कंजर्व किया जाए, एक ऑल्टरनेटिव वाटर सोर्स ढूंढा जाए, बट ये चीज़ भी बहुत लंबा टाइम ले लेगा एंड अभी शॉर्ट टर्म में हमारे पास पनामा कैनाल को सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है। सो उम्मीद करता हूँ आज का जो डिस्कशन है वो आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट्स है तो आप उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं, मैं उससे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे